नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को दिया गया भारत रत्न। चारों को मरणोपरांत मिला सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मान। हाथरस, बुलंदशहर, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। सीएम योगी करेंगे संबोधित। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्द खाक। बदहवास हुआ बेटा उमर। बांदा जेल पहुंची जांच टीम। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल बोले सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी। हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलर्स ने हड़ताल टाली। कई दिन बंद रखे थे पेट्रोल पंप। राजधानी लखनऊ में आज से आईपीएल का आगाज। लखनऊ और पंजाब के बीच होगा पहला मैच। लखनऊ में इस बार खेले जाएंगे 7 आईपीएल मैच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। लखनऊ और पंजाब के बीच कड़ा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच आईपीएल का मुकाबला है। आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ये मैच होगा। स्टेडियम के बाहर भारी तादाद में पहुंचे दर्शक। तो आईपीएल प्रेमी फिलहाल भारी तादाद में कान्हा स्टेडियम के बाहर मौजूदगी दर्शकों की। लखनऊ और पंजाब के बीच ये कड़ा मुकाबला आज तो शाम करीब 7:30 बजे से दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। और लखनऊ और पंजाब के फैन कान्हा स्टेडियम पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इसी को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई यातायात व्यवधान पैदा ना हो। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आईपीएल का आगाज आज पहला मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ और पंजाब के बीच कड़ा मुकाबला। तो दर्शकों में फिलहाल जोश। इस पहले मैच को लेकर कान्हा स्टेडियम के बाहर दर्शकों का जमावड़ा भी लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। भरत सेठी ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं स्टेडियम कान्हा स्टेडियम के बाहर। इस वक्त मौजूदगी भरत सेठी के उन तमाम दर्शकों के साथ। भरत सेठी, दर्शकों की उत्सुकता चरम पर नजर आ रही है क्योंकि आज पहला मैच है लखनऊ और पंजाब के बीच। फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इससे पहली बार आईपीएल हुआ था, इससे पहले बार 2023 में, तब रन कम थे। लोगों में उत्साह जिस तरीके का था वो नहीं देखा गया क्योंकि लोग परेशान थे कि रन नहीं बन रहे, लो पिच है। लेकिन इस बार अगर पिच बात करें, पिच भी चेंज हुई है, 2 पिचें तैयार की गई हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद बात करें लखनऊ का जो आज मैच है वो पंजाब के साथ मैच है। क्या स्कोर होगा, क्या नहीं होगा, लोगों में इस बार भी मन में है कि लो हाई स्कोर मैच हो। तमाम जो सपोर्टर्स, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे, तमाम जो सपोर्टर्स हैं अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चाहे वो पंजाब की बात करें, चाहे वो बात करें लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं राजधानी लखनऊ की जो टीम है उसके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं। लेकिन एक छोटे छोटे मासूम बच्चे ने एक छोटी सी तस्वीर बनाई है जिसमें शिखर धवन बने हुए हैं। क्या कहना चाहोगे आप, पंजाब को सपोर्ट करने आए हो कि यूपी को, लखनऊ को? पंजाब को। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और एक तस्वीर इस शख्स ने बनाई है जिसमें केएल राहुल जो है साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। लोगों में उत्साह इतना है, मैच हाई स्कोर हो या ना हो, लेकिन लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जब भी मैच होता है तो लोगों की भीड़ काफी बड़ी तादाद पर देखने को मिलती है। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं यहाँ पर। लखनऊ सुपर किंग को आप सपोर्ट करने आए, कहाँ से आए, पहले अपना नाम बताइए। मैं कासगंज जिला से आया हूँ और सपोर्ट करने कान्हा स्टेडियम पहुंचे। क्या लग रहा है आज कौन बल्ले से रंग दिखेगा? आज एलएसजी जीतेगी और राहुल शतक मारेगा आज। देखिए राहुल शतक मारेगा। आप क्या कहना चाहेंगे आज, क्या केएल पूरन के बैटिंग से, केएल राहुल के बल्ले से क्या रन दिखेंगे आपको? सर आज केएल राहुल के बल्ले से बहुत ही उम्दा रन प्रदर्शन उनका रहेगा।
अब पूरन से क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? पूरन तो अब पूरन ही है, लेकिन केएल राहुल का जलवा आज एक अलग ही रहेगा। विनर करेगा। देखिए मैच विनर करेगा। तमाम जो दर्शक हैं और भी मौजूद हैं। पंजाब के कप्तान से क्या उम्मीद है आपको आज, क्योंकि गब्बर अपना शतक मारेगा। देखिए गब्बर अपना शतक मारेगा, गब्बर से भी लोगों को उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे मैच को लेकर? आज गब्बर से उम्मीद है आपको कि केएल राहुल से उम्मीद है? आज हमको गब्बर से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि केएल राहुल लो पिच पे थोड़ा सा। देखिए गब्बर से ज्यादा उम्मीद है। केएल राहुल के भी सपोर्टर्स हैं। एक बार फिर तस्वीरें पीछे की दिखाना चाहेंगे, कितने सपोर्ट के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए। तमाम जो दर्शक हैं यहाँ मौजूद हैं इकाना स्टेडियम। भले ही शाम को 7:30 बजे जो मैच है वो शुरू होगा, लेकिन जो दर्शक है उसमें जो बिल्कुल उत्साह है साफ तौर पर भारत देखा जा रहा सेठी है। ये क्या लग उत्सुकता रहा है आपको बता आज रही मैच है, देखने आए हो? क्योंकि कितनी उत्साहित और कितने उत्सुक हैं आप? बहुत उत्साहित हैं हम। भरत सेठी ये उत्सुकता बता रही है क्योंकि अभी काफी वक्त बाकी है। 7:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी, लेकिन अभी से ये दर्शकों का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है ना, क्योंकि गर्मी की भी शुरुआत हो चुकी है और इस कड़ी धूप में ये क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर धूप बहुत तेज है, गर्मी की जो है शुरुआत कह सकते हैं हो चुकी है, लेकिन जो मैच को लेकर इतना लोगों में उत्साह है कि वो गर्मी और सब भूख और सब कुछ प्यास को सब भूल चुके हैं। और तमाम जो दर्शक है लगातार जो उनका जमावड़ा है वो स्टेडियम की ओर बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मैच देखने पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंशपाल। अंश जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लखनऊ को कि पंजाब को? लखनऊ को। लखनऊ को आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लखनऊ। अंकुश। अंकुश, देखिए तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मैच देखने पहुंचे हुए अपने गार्जियंस के साथ में। लेकिन अगर बात करें बड़ी तादाद में आज पहला मैच खेला जा रहा है इस सीजन का लखनऊ में आईपीएल इकाना स्टेडियम में। फिलहाल लोगों में काफी उत्साह है और उम्मीद है कि लखनऊ हाई स्कोर रन करे। हम लोगों से पूछना चाहेंगे क्या लगता है लखनऊ अगर टॉस जीतता है तो कितने रन को चेस करने के बोले? 190 प्लस। 190 प्लस। अगर पंजाब टॉस जीता है तो क्या उम्मीद है आपको? जी अगर पंजाब जीतता है तो 100-150 हो जाना चाहिए जो है। किसको जिता रहे फाइनली मैच? आज कौन मैच जीत रहा है यहाँ पे? लखनऊ। देखिए निश्चित तौर पर लखनऊ के सपोर्टर्स की बात करें, तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो मौजूद है लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर। लेकिन अगर बात करें सभी को ये उम्मीद है कि जो भी अगर फर्स्ट बैटिंग करे, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो लखनऊ हो, लगभग 190 या 200 रन के पार जाए तभी मैच देखने में मजा आएगा। फिलहाल इससे पहले वाले सीजन में अगर बात करें मैच लो स्कोर था, उम्मीद लोगों को बहुत थी, लेकिन इस बार फिर किस तरीके से लोगों ये खुशी आप देख सकते हैं लोगों में कितनी खुशी है मैच को लेकर, कितनी खुशी है इस मैच को लेकर। लोगों में उत्साह है कि मैच जल्दी शुरुआत हो और लोग स्टेडियम के अंदर पहुंचे देखने के लिए। जी बिल्कुल भरत सेठी, अगर देखा जाए दर्शक तमाम इस बीच पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर माहौल और जमावड़ा दर्शकों का नजर आ रहा है, क्योंकि वक्त अभी काफी बाकी है। ऐसे में प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ अभी बढ़ने वाली है? देखिए निश्चित तौर पर अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं। सबकी अलग अलग पॉइंट्स में ड्यूटी लगाई गई है। सब लोग यहाँ से ही जो टीम्स हैं वो एंट्री करेंगी, इसी गेट से एंट्री होगी और बैरिकेडिंग प्रॉपर लगी हुई है। कोई भी वाहन है, चाहे वो कमर्शियल वाहन हो, वो चेक किए जा रहे हैं। तमाम जो अगर बात करें पुलिसकर्मी के, चाहे वो अधिकारी हो चाहे तमाम ऑफिसर्स को लगातार निरीक्षण कर रहे हैं मौके का। लेकिन अगर बात करें इससे ट्रैफिक व्यवस्था की, अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले भी आईपीएल के मैच हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ट्रैफिक को लेकर हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हुई है, लेकिन इस बार प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर सुरक्षा दृष्टि से बात करें, तमाम जो सुरक्षा कर्मी है भीड़ को एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं। वो लोग मैच देखने आए, वो लोग मैच देखेंगे, लेकिन यहीं से जिस गेट से टीम अंदर जाएगी वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। जी बिल्कुल भरत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखा जाए आईपीएल की खुमारी, एक तरफ दर्शकों का जमावड़ा यहाँ पर और दूसरी तरफ प्रशासनिक जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी मेंटेन करना, और उसके लिए भी पूरा जो रोड मैप है उसे तैयार किया गया है और डायवर्जन भी किया गया है। तो 190 से 200 पार का स्कोर की उम्मीद लगातार जताई जा रही है, बैटिंग चाहे केएल राहुल की तरफ से हो या फिर गब्बर की तरफ से। बढ़ते आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर क्रिकेट का गढ़ इसे माना जाता है और यहां से कई खिलाड़ी भारत के लिए खेले हैं और यूपी के युवा खिलाड़ियों के लिए एक और मंच सजकर तैयार हो चुका है। मंधना स्थित चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा होने वाले चंद्रा प्रीमियर लीग सीजन
2 का आयोजन हो रहा है और इस बार आईपीएल की तर्ज पर इसमें खिलाड़ियों की बोली लगेगी और फिर उनको टीमों में बांटा जाएगा। अगर बात की जाए टूर्नामेंट के बारे में तो इस बार ये टूर्नामेंट 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सुनिश्चित किया गया है और इस बार अंडर 16 और अंडर 19 एज ग्रुप के लोग इसमें शामिल होंगे। इस बार फॉर्म के ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा और उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के जो युवा क्रिकेटर्स हैं उन्हें आराम से इसका हिस्सा वो बन सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए। इस टूर्नामेंट में के न्यूज़ मीडिया पार्टनर है। से बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की प्लानिंग है चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा। पीछे भी चंद्रा प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था, पहला संस्करण, जो कि बहुत ही शानदार और सफल रहा था। उसी के पैटर्न पे सेकेंड सीजन का आयोजन किया जा रहा है और उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस बार सेकेंड सीजन में अंडर 16 और अंडर 19 दोनों इस ग्रुप के बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट अलग अलग डिसाइड किया गया है सीपीएल सीजन 2 में। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें सीपीएल सीजन 2 में खेलने का मौका मिले, तो बिल्कुल आप फॉर्म अवेलेबल है चंद्रा क्रिकेट एकेडमी के ऑफिस से, ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं आके। अगर आप कानपुर के बाहर से हैं और वहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं सीपीएल सीजन 2 को, तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.chandracricketacademy.in पे जाके। धन्यवाद। बढ़ते आगे, चंदौली से अहम खबर सामने आ रही है। 2 युवतियों ने साथ रहने का फैसला किया है। परिवार के विरोध के बाद मामला अब थाने पहुंच चुका है। बाल कल्याण समिति के काउंसलर के सामने यह बयान दर्ज किया। युवतियों के बालिग होने पर काउंसिल ने मुक्त किया है और 2 युवतियों ने साथ रहने का फैसला किया है। परिवार के विरोध के बाद मामला थाने पहुंच गया और युवतियों के फैसले के बाद रोते बिलखते रहे परिजन। अलीनगर थाना क्षेत्र के एक स्थानीय वार्ड का यह मामला सामने आ रहा है। बरेली का रुख कर लेते हैं। बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे एसपी ट्रैफिक एसएसपी घायलों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। किला ओवरब्रिज की यह घटना, अनियंत्रित बस ने रिक्शा को टक्कर मारी और आधा दर्जन से अधिक लोग फिलहाल घायल हुए हैं। तो घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने नोटिस थमाया है और इसके बाद लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय से जिला कमेटी के कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों के साथ आयकर विभाग के कार्यालय की ओर कूच करने के लिए निकले। कुछ ही कदमों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसने आगे जाने से रोक दिया और बैरिकेड लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। लगातार आगे जाने की मांग करते रहे कार्यकर्ता। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आयकर को हथियार बनाकर बीजेपी उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। पूरे देश के जनपदों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने कार्यालयों से निकल करके इनकम टैक्स कार्यालय पर जा करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स ने हमारी कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया है, 13,82,000 करोड़ रुपए की नोटिस दिया है, बैंक खाते सीज करने का काम किया है, 1,25,00,000 रुपए पहले से निकाल लिया है। पार्टियों को वो चंदा लेकर के, चंदा सीज करके वो चुनाव आया है। वो केंद्र की सरकार जानती है कि हम हार रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, आज इसीलिए वो अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को 1,823 करोड़ नोटिस देने के मामले में आयकर विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं लखनऊ की ये जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहां से सीधे आयकर विभाग की ओर कूच करना चाहते हैं। भारी संख्या में जो पुलिस बल है इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है।
बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर के, कांग्रेस का झंडा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर पुलिस के अफसर एक तरफ उनको रोकने का प्रयास करेंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इन बैरिकेडिंग्स को नांग करके आगे आने का प्रयास करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और पुलिस की जरूर प्राथमिकता यही है कि इन सभी लोगों को हिरासत में लिया जाए। लेकिन कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होकर के आयकर विभाग को एक हथियार के रूप में दर्शा रही है, और उनका कहना है कि केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार को कमजोर करने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर रही है, आयकर आतंक के रूप में। क्योंकि कल राहुल गांधी ने इस बात का ये कहा था कि ये कर आतंकवाद है, यानी कि टैक्स टेररिज्म है, और इसके जरिए कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में जो तमाम कांग्रेस के लोग हैं, आज पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस लखनऊ मुख्यालय में भी तमाम जो कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और सीधे यहां से वो जाने की मांग करते हुए हाथों में बैनर लेकर के, कांग्रेस का झंडा लेकर के सीधे सीधे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जरूर ये एक कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, और सीधे सीधे उनका आरोप है कि आयकर विभाग द्वारा एक एजेंसी का इस्तेमाल करके कांग्रेस को केंद्र सरकार कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और उसी के चलते ये तमाम जो कांग्रेस करता है लखनऊ के अंदर अपना जोरदार प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कानपुर को क्रिकेट का गढ़ माना जाता है और यहां से कई खिलाड़ी भारत के लिए खेले हैं। यूपी के युवा खिलाड़ियों के लिए एक और मंच सजकर तैयार हो चुका है। कानपुर के मंधना स्थित चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा होने वाले चंद्रा प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार आईपीएल की तर्ज पर इसमें खिलाड़ियों की बोली लगेगी और फिर उनको टीमों में बांटा जाएगा। अगर बात की जाए टूर्नामेंट के बारे में तो इस बार ये टूर्नामेंट 2 एज ग्रुप में होना सुनिश्चित हुआ है। इस बार अंडर 16 और अंडर 19 एज ग्रुप में होगा। बता दें कि इस बार फॉर्म के ऑनलाइन भी प्रक्रिया होगी और अन्य प्रदेश के जो युवा हैं क्रिकेटर भी आराम से इसका हिस्सा बन सके। इस टूर्नामेंट में के न्यूज इंडिया मीडिया पार्टनर है। बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की प्लानिंग है चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा। पीछे भी चंद्रा प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था, पहला संस्करण, जो कि बहुत ही शानदार और सफल रहा था। उसी के पैटर्न पे सेकंड सीजन का आयोजन किया जा रहा है और उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस बार सेकंड सीजन में अंडर 16 और अंडर 19 दोनों इस ग्रुप के बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट अलग अलग डिसाइड किया गया है सीपीएल सीजन 2 में। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें सीपीएल सीजन 2 में खेलने का मौका मिले, तो बिल्कुल आप फॉर्म अवेलेबल है चंद्रा क्रिकेट एकेडमी के ऑफिस से, ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं आके। अगर आप कानपुर के बाहर से हैं और वहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं सीपीएल सीजन 2 को, तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.chandracricketacademy.in पे जाके। धन्यवाद। खबर देवरिया के भलवानी थाना क्षेत्र में भगत सिंह वार्ड से है, जहां आज सुबह चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से विस्फोट हो गया और आग लग गई। इस घटना में एक महिला सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पाकर डीएम और एसपी समेत जिले के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के डिडौली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। घटना को अंजाम दिया और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब दुकानदार वहां पर पहुंचे तो उनके ताले टूटे हुए पाए और मामले की जानकारी डिडौली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही चुनावी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक पार्टी लोकसभा की 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कहे जाने वाले बागपत लोकसभा पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जनता के बगावती सुर सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज चौधरी के खिलाफ जनता पंचायत कर रही है और इसके टिकट
काटने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग की गई है। और आज बागपत लोकसभा की छपरौली विधानसभा से के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से जनता से बातचीत की। हम इस समय मौजूद हैं किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कहे जाने वाले बागपत में। बागपत का ये जो क्षेत्र है छपरौली क्षेत्र है और यहाँ पर हमेशा से ही रालोद का इसको गढ़ माना जाता है और रालोद का ही इस सीट पर वर्चस्व रहा है। विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत के चुनाव हो, हमेशा से ही छपरौली में आरएलडी का कब्जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही रालोद सुप्रीमो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो वहां पर लोगों का एक विरोध भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो छपरौली विधानसभा से है। इन्हीं पार्टी ने अपना प्रत्याशी भेजा है। कहीं ना कहीं मनोज चौधरी का विरोध भी यहाँ देखा जा रहा है। लोगों का मत है कि यदि मनोज चौधरी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए तो वह रालोद का गढ़ कहे जाने वाले छपरौली क्षेत्र में सेंध लगा सकता है और इस बागपत सभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से ही बात हम एक बात करना चाहेंगे। मास्टर सुदान जी, तो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत से ऐसी मिसाल यहाँ पर है जो आपके नाम से भी दी जाती है कि समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व कायम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका भी उसमें देखी जा रही थी। तो समाजवादी पार्टी ने इस चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया तो क्या लग रहा है उसका कि क्या जीत पाएंगे या क्या विरोध नजर आ रहा है? उसका तो विरोध जो है, 2 बार उसे विधानसभा का टिकट दिया, दोनों बार रहा, उसकी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और वो लोगों से मिलनसार भी नहीं है। टिकट लड़ने के बाद वो पूरे क्षेत्र में किसी के भी यहाँ दुख दर्द में, ब्याह शादी में या मरण जीवन में कभी कोई नहीं आया। और ने जब सत्ता थी, जब उसने कोई कार्य किया, प्रयास भी नहीं किया। मैंने प्रयास किए, दोनों प्रयास सफल हुए। समाजवादी पार्टी ने पुल मंजूर कराए छपरौली और सड़क बड़ौद से टंडे तक सड़क उसी पुल के ना की बनाई थी। वो सरकार टूट गई, वो तो वक्त की बात है, पर लेकिन आधारशिला जो नींव रखी वो समाजवादी पार्टी ने रखी। मनोज का कोई लेना देना इससे नहीं है, विकास कार्यों से, इसलिए लोग नाराज हैं उससे। यहाँ नए प्रत्याशी की उम्मीद करते हैं। विकल्प के रूप में मनोज उचित नहीं है। जैसे प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, नामांकन भी हो रहे हैं, 2 दिन से नामांकन चल रहे हैं, दूसरे चरण में मतदान होगा, 26 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है। तो इसको लेकर क्या आपने पार्टी सुप्रीमो से या किसी अन्य पदाधिकारी से कोई बात की है इस संबंध में? अखिलेश से की हमने, अखिलेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, अपना विचार रखा, अपनी राय बताई इलाके की। क्या आश्वासन मिला वहां से आपको? उसने कहा ठीक है, विचार करेंगे। मतलब उम्मीद क्या लग रही है आपको, क्या प्रत्याशी का चयन दूसरा होगा या मनोज चौधरी ही प्रत्याशी रहेंगे? उम्मीद लग रही है हमें टिकट मनोज चौधरी का कट जाएगा। हम पहले रालोद को पसंद करते थे, लेकिन रालोद ने भाजपा में जाके एक आस्था हमारी तोड़ी है, तो इसलिए सब लोग नाराज हैं। हम चाहते हैं कि विकास बाबा यहाँ कैंडिडेट आए और उसको चुनाव जिताने का काम किया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? तहसीम है जी मेरा नाम। तहसीम जी, आप जैसे मुस्लिम है और क्या लग रहा है कि जैसे मनोज चौधरी को टिकट दिया गया है तो कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा, क्या चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जी। क्यों नहीं जीत पाएंगे? चुनाव जीतने की तो बात दूर है जी, तो कहीं दौड़ो में कहीं नजदीक भी नहीं है चुनाव के, लास्ट में रहेंगे, सबसे लास्ट में रहेंगे, सबसे लास्ट। अब रालोद का जैसा गढ़ इसको माना जाता है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप कि यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? हाँ, खूब कर सकते हैं जी। हम 2014 में दूसरे नंबर पर रहे, 4 तीसरे पर रहे थे। हमारा गढ़ है यहाँ से, हम जीत सकते हैं यहाँ चुनाव। इतना बड़ा मसला नहीं। समाजवादी पार्टी बागपत में मजबूत स्थिति में, लेकिन बशर्ते कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। इस कैंडिडेट को बदलकर किसी नए कैंडिडेट को, खास करके जो जनता की मांग है, विकास बाबू को लाए और समाजवादी पार्टी यहाँ से जो है लोकसभा 5 विधानसभा में छपरौली, बड़ौद, बागपत, चौहालघाट, मुरादानगर सब में समाजवादी जीतेगी। बहुत वोट है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसको बदल दिया जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है, इधर आपका भी एक बार परिचय जानना चाहेंगे? मैं महेश चंद्र शर्मा जी। मतलब समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी मनोज चौधरी को उतारा है मैदान में, हर जगह इसका विरोध देखा जा रहा है।
लोकसभा चुनाव है, बहुत कम समय रह गया है, तो क्या मतलब क्या चाहते हैं आप कि उसकी जगह पर किसको इसको रखा जाए या क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? नहीं, विरोध तो इसलिए कह रहा है कि करा जा रहा है कि हम समाजवादी हैं। हम वैसे तो ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, पर इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रत्याशी हमारा डमी कैंडिडेट की तरह लड़ रहा है। उसके एक तो सबसे पहला पॉइंट तो समाजवादियों को वो काम नहीं कर रहा, उनके से मिल नहीं रहा, अपनी टीम को साथ लेके नहीं चल रहा है जो समाजवादी लोग हैं। उसके अलावा जाट बिरादरी को भी वो ज़्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है। अलग एक खाली से मोमडन वोट पे वो नहीं बन पाएगा, और मोमडन भी जब जुड़ते हैं जब अलग बिरादरी उसके साथ जुड़ती है, तो उसी के अनुसार यदि चाहे तो प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। वो हमारे अच्छा नहीं लग रहा हमें भी, और ना पूरी टीम को अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया, कहीं ना कहीं उसका विरोध भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन अब कम समय है और यहाँ पर रालोद का ही कब्जा रहा है। पिछली बार भी 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें भी जयंत चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था और यहाँ से भाजपा से सतपाल सिंह सांसद बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, के न्यूज बागपत। खबरें अभी और भी है, रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं वंदना पांडे। खबरों की ओर अब रुक करते हैं। अंडरब्रिज मार्ग में पूर्ण नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय शक्ति जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सकरेली के ग्रामीणों ने की है। और इसके साथ ही बता दें कि मुंबई से हावड़ा रेल लाइन पर स्थित सकरेली संपार फाटक को रेलवे द्वारा 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लेने से नाराज ग्रामवासियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामवासियों द्वारा संपार फाटक को बंद नहीं करने को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व जनपद सदस्य बंसी खांडे ने बताया है कि अगर सकरेली संपार फाटक को पूर्ण रूप से बंद किया जाता है तो उन्हें ओवरब्रिज से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन परेशानियों को लेकर के ग्राम पंचायत सकरेली की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है और 12 द्वार से लेकर के जेठा रेलवे स्टेशन तक सकरेली पंचायत है। रेलवे द्वारा 2 संपार फाटक को पहले ही बंद कराया जा चुका है। चला हमन सकरेली के रहने वाला वहाँ के वासी अतका दिन ला हमन 100 साल हो गए सकरेली फाटक ला चलत रही से हमन के गाँव के निस्तारी होत रही से। ओ पार मुक्ति धाम है और ए पार हमन गाँव के मन रथन, ओ पार हमन के पूरा खेती है और ए पार हमन के रास्ता बंद कर दी तो हमन ओ पार कहाँ ला जा सकबो। इन फाटक को बंद किया जा रहा है और इसमें गांव का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हमारा पहले व्यवस्था किया जाए, इसके बाद जो है गांव का फाटक को बंद किया जाए। गांव का उधर भी निस्तारी है, इधर भी निस्तारी है, आगे पीछे दोनों तरफ हमारे गांव का जो है ना व्यवस्था है। हम किस तरह से आना जाना करेंगे? श्मशान घाट है, मुक्ति धाम है, बहुत सारी उधर भी खेती बाड़ी है, इधर भी खेती बाड़ी। अगर कहीं गेट बंद हो जाता है तो हमारा गाँव का जो है विकास बंद हो जाए। और हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक और किसान जहां लंबी कतारों में खड़ा रहकर अपनी सरसों की फसल बिकने का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार देर शाम रेवाड़ी के कई गांवों में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण किसानों की 50 से 100% गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी दिखाई दी। वहीं शनिवार सुबह जिले के सैकड़ों किसान जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रति एकड़ 60,000 मुआवजे की मांग की और साथ में 3 दिन के अंदर गिरदावरी करवाने की जो अल्टीमेटम देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सचिवालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एसडीएम विकास यादव ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही जिले में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। गांव घुड़कावास, बीकानेर, गोकलगढ़, ढोकी, मुंडड़िया, डाबड़ी, ये काकोड़िया, पूरी लाइन की लाइन पूरी बिल्कुल साफ हो रही है। यहाँ पे एक भी मतलब वो निकले में थोड़ा बहुत तो बचाओ, 60% नुकसान है वहाँ पे। अभी आप यहाँ आए थे सचिवालय में, ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा है जी हम अब इसकी मतलब गिरदावरी करवाएंगे, आश्वासन नहीं दिया अभी तक, बाकी मतलब क्लियर वो नहीं किया कुछ भी है ना। वो है ना खुद खेत में जाकर
खुद जाके देखो जी, मतलब आंखों देखिएगा है ना सबूत। तो जो भी है गिरदावरी करने के लिए या पटवारी गिरदावर जाए तो हमने आंखों के सामने है ना नुकसान देखो। उस ओलावृष्टि 60% नुकसान होया है जी, उसका भूसा भी नहीं होगा। या करिए हर खेत में जाकर, कहाँ हो बाबा? हाँ, हर खेत में जाकर उसकी गिरदावरी करे। सरपंच गुजरात से ऑनलाइन हुआ क्या नाम है? शीशराम है। शीशराम जी, क्या कुछ रहा है? आप यहाँ हैं? हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो ओलावृष्टि हुई है बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे 99% डैमेज हो गया है। अच्छा, हाँ जी। क्या अधिकारियों ने आश्वासन दिया? आश्वासन को अभी तो क्या दिया है कि वो गिरदावरी कराया, आश्वासन तो सिर्फ ये दिया है। मैं यही कहूँगा कि जो भी किसानों की समस्या अभी आई है गिरदावरी के लिए, जो भी इनकी रिक्वेस्ट है उनको हम जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने भी सभी ऑफिसर्स की आईडी बना दी गई है, ठीक है। उसके ऊपर आता है स्पेशल गिरदावरी के लिए जो भी कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो सभी ऑफिसर्स हम लग के इसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे। सर, अगर प्रारंभिक देखें तो कितना नुकसान अगर है और किस किस क्षेत्र में ये देखने को मिला है? ये इसके बारे में अभी मेरे को पूरा डेटा लेना पड़ेगा। डेटा का आता ही मेरे पास, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। और जबलपुर के पनागर में थाना अंतर्गत बेजुबान पशुओं को मारने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पत्थर से पशुओं को मार रहा है, तो वहीं विरोध जताए जाने पर पशु प्रेमियों को डंडा लेकर उनको मारने के लिए निकल पड़ा। इस लड़ाई में सहायता के लिए उनकी पत्नी, जो कि खुद को एडवोकेट बताती हैं, वह भी शामिल हैं। इस मामले की जानकारी देने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पशु प्रेमी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। एक हमारे गौसेवक है बंटी पटेल जी, उन्होंने हमें सूचना दी कि कुछ पनागर थाने से अंतर्गत क्षेत्र के लोग एसपी ऑफिस आ रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स की कुछ सेवा करते हैं पशु प्रेमी वगैरह, कुछ ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मारपीट, महिलाओं के ऊपर लठवट चलाना, साथ में डॉग्स के ऊपर लठवट चलाना, ऐसी वीडियोस भी वगैरह मतलब दिखाई गई हैं चीज़ें, बट अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि एफआईआर होने के बाद लगभग 2-3 दिन हो गए हैं समथिंग, और वहाँ के लोगों को ये डर बना हुआ है कि ये हमारे पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस आई हैं जिससे एक भैया को चोट भी आई है हाथ में, मैंने जब देखी तो शासन प्रशासन को मैंने अवगत कराया हुआ है। और अदरवाइज अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर संगठन भवानी परिवार अपने स्तर पर कार्य करेगा। और इसी बीच बांदा से बड़ी खबर आ रही है। बांदा से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर मुख्तार अंसारी की पीएम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट अब सामने आई है, दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि हुई है। बांदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बांदा से एक खबर, मुख्तार अंसारी की पीएम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि हुई है। चूंकि तरह तरह के आकलन लगाए जा रहे थे, तरह तरह की जो बातें हैं, कयासी हैं, वो लगाई जा रहे थे। आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखा जा रहा था। लगातार जो विपक्षी दल थे वो आरोप लगाते नजर आ रहे थे। यहाँ तक की अगर बात कर लें, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का भी ये कहना था कि उनके पिता को जहर दिया गया है, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि वहीं संजय निषाद ने साफ किया था, स्पष्ट करते हुए कहा था कि विज्ञान है और विज्ञान के जरिए सारी चीजें, सारी जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी बात की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी बात की। चूंकि अब रिपोर्ट आ चुकी है तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसमें से ये साफ तौर पर कहा गया है कि दिल का दौरा पड़ने से ही मौत हुई है मुख्तार अंसारी की। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम की। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, आरोप लगाया जा रहा था, उन आरोपों पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुख्तार अंसारी की आई है उसमें सीधे सीधे इस बात को दर्शाया जा रहा है कि ब्लॉकेज होने के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा था और उसी की वजह से मौत हुई है। ये पूरी टेक्निकल भाषा है, डॉक्टरी भाषा में। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा गया है कि मियोकार्डियल इंफ्राक्शन ये शॉक की वजह से होता है और इसी शॉक के बाद से इंसान की जो धड़कनें हैं वो रुक जाती है और इसी की वजह से
एक जो प्रश्न चिन्ह पहले खड़े हो रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इंतजार किया जाए कि आखिरकार असल वजह क्या है मुख्तार अंसारी की, तो उन सारी चीजों पर संशय हट गया है और सीधे सीधे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके से सार्वजनिक हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत शॉक और यानी कार्डियक अटैक की वजह से हुई है। बिल्कुल शिवा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों का भी खंडन होता है एक तरह से नजर आ रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए बिल्कुल, परिवार तरह तरह के आरोप भी लगा रहा था और खुद उनके अधिवक्ता ने भी इस बात को लेकर के बाराबंकी जिला न्यायालय में एप्लीकेशन दी थी और खुद जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा रहे तो मुख्तार अंसारी ने इस बात को भी न्यायालय को बताया था कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। लेकिन सारी चीजों का जब परीक्षण हुआ, कल जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है तो उसमें जरूर होता है कि जो भी चीजें पूर्व में रही होंगी और उसका कारण साफ साफ निकला है। लेकिन ये भी एक बात है कि प्राइमा फेसी देखी जाती है कि मौत का कारण क्या है, तो उसमें यही निकल के आया है कि इनकी अटैक से मौत हुई है। जो विसरा सुरक्षित रखा गया है, विसरे की भी जांच होती है और वो डीएम एसपी जब बहुत ज्यादा प्राइमरी स्टेज पर उसको अति आवश्यक स्थिति में एसएसएल से रिपोर्ट मंगवाते तो उसमें भी आने में तकरीबन 1-1.5 महीना का समय लग जाता है। तो जो विसरा सुरक्षित रखा हुआ है अभी भी उसमें मौत का असल वजह का जो राज है वो छुपा हुआ है। लेकिन जो प्राथमिक अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सीधे सीधे कार्डियक अटैक से मौत की मृत्यु जो कारण है वो दर्शाया गया है। शिवा, ये जो प्राथमिक रिपोर्ट की बात हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट आने के बाद जो परिजनों की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, वो क्या है? देखिए अभी कुछ ही देर पहले मुख्तार अंसारी का जो शव है वो कब्रिस्तान के अंदर दफनाया गया है, इसलिए फिलहाल अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है परिवार की तरफ से। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे शाम बीतेगी तो मुख्तार अंसारी के जो भी बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनके जो लोग हैं आसपास के, उनके भाई हैं, प्रतिक्रिया जरूर निकल के आएगी और जरूर वो अपना बयान जारी करेंगे और ये जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि पहले भी वो इस चीज को कह चुके हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो डॉक्टर द्वारा बनाई जाती है और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाता है। ऐसा पहले भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर के ऊपर भी उन्हें विश्वास नहीं है। फिलहाल देखिए विश्वास इसलिए भी करना होगा क्योंकि डॉक्टर के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई और नहीं बना सकता है। टेक्निकल इश्यू है कि डॉक्टर ही तय करता है कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको लिखना क्या है। तो अब जो वीडियोग्राफी के पैनल से जो पोस्टमार्टम हुआ है उस वीडियोग्राफी के पैनल को भी जुटलाया नहीं जा सकता। जो सारी चीजें निकली है उसमें पूरा डिस्कशन होता है कि जब वो किसी अंग को निकालते हैं पोस्टमार्टम करते वक्त तो उसमें क्या निकलता है। तो दिल का दौरा पड़ने की जो बात है वो सीधे सीधे एक सही मायने में जो वर्ड लिखा हुआ है वो इससे यही माना जाएगा कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। ये तब होता है जब बेहद खतरनाक स्थिति होती है और क्योंकि हृदय की कुछ मांसपेशियां जो है वो पर्याप्त रक्त प्रवाह उसमें नहीं हो पाता है, यानी कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जब सही से नहीं होता है तो ऐसे में शॉक पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवा, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं परिजनों की ओर से आएंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें से हार्ट अटैक की पुष्टि हुई है। और इसी बीच बरेली से खबर आ रही है। बरेली से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को धमकी मिली है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं रजवी और इन्हें धमकी मिली है सीएए का समर्थन व सपा का विरोध करने पर धमकी मिलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो सपा नेता शहनवाज ने फोन करके और मेल पर धमकी दी है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मौलाना रजवी ने शहर कोतवाली में इस बात की शिकायत भी की है। वहीं धमकी देने वालों ने अपने आप को सपा नेता भी बताया है। तो धमकाने वाले ने अपने को अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ भी बताया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सौदागरान का ये मामला बताया जा रहा है। तो शहाबुद्दीन को ये धमकी मिली है और सपा नेता पर आरोप लगाया जा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को धमकी मिली है। शानू कुमार ब्यूरो चीफ बरेली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, पूरी जानकारी क्या है, अपडेट के साथ बताइए। देखिए वंदना, ये बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। ये जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल ये लगातार समाजवादी पार्टी का कुछ दिनों से विरोध करते नजर आ रहे थे और साफ तौर पर से देखा गया कि जिस तरीके से मुस्लिमों के हक की ये लगातार बातें रख रहे थे, समाजवादी पार्टी का विरोध इसी वजह से कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का समर्थन नहीं करती है। तो इन तमाम तरीके की चीजें की जा रही थी इनकी तरफ से। लेकिन आपकी बात की जाए तो 23 तारीख को करीब 9 बजे इनके पास एक कॉल आता है और एक मेल आता है जिसमें
सीएए का कानून का समर्थन करने में और समाजवादी पार्टी का विरोध करने के मामले में इनको जो है फोन पर धमकी दी गई। और एक व्यक्ति जिसका नाम शाहनवाज बताया जा रहा है और जो कि समाजवादी पार्टी का नेता भी है, और उसने लगातार इनको धमकी दी और गालियों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया और धमकी देकर के बोला है कि अखबार या चैनल पर किसी भी तरीके की अगर बयानबाजी करते हो तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इन तमाम तरीके की उनको धमकियां दी गई हैं। बरेली से उनको उड़वाने तक की धमकी दी गई है। फिलहाल इसकी शिकायत जो है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो है स्थानीय पुलिस यानी कि कोतवाली पुलिस में दी है और अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। फिलहाल बिल्कुल शानू, और ये धमकाने वाले ने अपने आप को अंडरवर्ल्ड का भी बताया है सदस्य। इसके साथ ही साथ ये खबर आपको बता रहे हैं बरेली से। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने धमकी देने का आरोप भी सपा नेता पर लगाया है। बुलंदशहर से इस बीच खबर आ रही है। बुलंदशहर से भी आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान के खेत में घुस गई थी महिला की बकरी, जिसको लेकर के विवाद हो गया। दबंगों ने मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गालियां दी और बुजुर्ग महिला ने दबंग से छूटकर किसी तरह से अपनी जान भी बचाई है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महिला ने कोतवाली में दबंग के खिलाफ तहरीर भी दी है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से दबंग की दबंगई महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बकरी खेत पर चली गई थी, जिसको लेकर के दबंग ने एक महिला की बेरहमी के साथ पिटाई की है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल महिला ने किसी तरह से दौड़कर अपनी जान बचाई है और आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी है। तो ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तहरीर और वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है पुलिस। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सराय घासी का ये मामला बताया जा रहा है और आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं दबंग की जो दबंगई है खुले तौर पर देखी जा सकती है। महिला को पटक कर पीटा है और मामूली सी बात को लेकर के विवाद हुआ था। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि एक महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ एक दबंग पीटता नजर आ रहा है, हालांकि तहरीर देने की भी बात सामने आ रही है। किस तरह की कार्रवाई अभी तक की गई है? ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सराय घाटी हमले का मामला है, जहाँ एक अपनी बकरी चराने गई थी। बकरी चराने के दौरान एक दबंग के खेत में बकरी घुस जाती है, तो उसी को लेकर दबंग के द्वारा जिस तरह से अमानतता का व्यवहार किया गया है, जिसने मानवता को क्षमता कर दिया है और जिस तरह बुजुर्ग महिला को लाठी से जमकर पीटा है, तो कहीं ना कहीं हैरान कर नहीं पाते। जब वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हुआ, उसके बाद कोतवाली पुलिस जो वहाँ अगर बात की जाए IPS अंडरस्टैंडिंग ट्रेनी राजकुमार मीना ASP जो मौजूदा थाना पर वीडियो संज्ञान में तत्काल मुकदमा पंजीकरण कराना है। हालांकि जो उनका कहना है, उनका कहना यह है कि जाति सूचक शब्द का भी उनके साथ प्रयोग किया गया है। महिला के साथ उसको और जाति सूचक शब्द के आधार पर ऐसी मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है, जो वीडियो में एक ही लोग देखते दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि इस घटना को अंजाम देने के साथ साथ कोई और भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो पूरे पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद उन्होंने सबसे सख्त कार्रवाई करने की बात की थी। पूरी जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। बुलंदशहर से एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मामूली सी बात को लेकर के विवाद हो गया और दबंग ने एक महिला को पीटा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा, लाठी से पीटा। बात सिर्फ इतनी थी कि बकरी महिला की जो थी वो खेत पर चली गई थी दबंग के, और इसी बात को लेकर के पिटाई कर दी। और चंडीगढ़ से खबर आ रही है इसी बीच, जहां पर रिंकू और शीतल अंगुराल पर कार्रवाई हुई है। पंजाब सरकार ने दोनों की सुरक्षा वापस ले ली है। तो चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, 4 कमांडो पायलट गाड़ियां वापस बुलाई गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये फैसला लिया गया। रिंकू और अंगुराल ने अमित शाह से मुलाकात की, अमित शाह से मिलकर सुरक्षा की मांग भी की है। तो चंडीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की अमित शाह से मिलकर सुरक्षा की मांग की गई है और रिंकू अंगुराल ने मांग की है। रिंकू और शीतल अंगुराल ने कार्रवाई की मांग की गई है और इसके साथ ही साथ पंजाब सरकार ने दोनों की सुरक्षा वापस ले ली।
जिसके बाद कार्रवाई की मांग की गई है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर पंजाब सरकार ने दोनों की सुरक्षा को फिलहाल वापस ले लिया है। इसके साथ ही 4 कमांडो और पायलट गाड़ियां जो हैं वो वापस बुला ली गई हैं। और इसके साथ ही विनोद गुप्ता इसी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है, क्यों सुरक्षा वापस ली गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद रहे हैं सुशील कुमार रिंकू, जो 27 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके साथ साथ एक पूर्व विधायक है अंगुराल, शीतल अंगुराल, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने जो है दोनों की सुरक्षा की जो थी, सुरक्षा जो गार्ड लगे थे उनको वापस ले लिया है। और बात करें अगर जो सुशील कुमार रिंकू थे, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी छोड़कर, अभी पिछले कुछ समय पहले ही जालंधर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे आम आदमी पार्टी का, उनकी भी सुरक्षा कम कर दी है। 4 कमांडो जो है और पायलट व्यक्ति वापस ले लिए। 2 कमांडो पहले वापस बुला लिए थे और 2 आज बुलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से सुशील कुमार रिंकू के जो है वो कह लीजिए बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम कर दिया। और यही कारण है कि शायद सुशील कुमार रिंकू आज गृह मंत्री से मिले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अपनी सुरक्षा की जान माल की जो है उन्होंने बात कही। और हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई जल्द ही सुशील कुमार रिंकू के पक्ष और विपक्ष दोनों में देखने को मिल सकती है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए विनोद आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, रिंकू और शीतल अंगुराल पर कार्रवाई की ये खबर है। और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने दोनों की सुरक्षा वापस ले ली है। मेरठ से इसी बीच खबर आ रही है, जहां पर पीएम मोदी कल करेंगे चुनावी शंखनाद की शुरुआत। क्रांतिधरा मेरठ में होगी मोदी की पहली चुनावी रैली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी आगाज करते नजर आ रहे हैं। मेरठ से पहली चुनावी जनसभा होगी। रैली की तैयारियों को लेकर अधिकारी और नेता भी जुट गए हैं। रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का भी एक तरह से जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। वहीं बता दें आपको कि मोदीपुरम के आलू अनुसंधान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप भी प्रशासनिक तौर पर दिया जा रहा है। मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जो कह सकते हैं जनसभा जो की है कल, और सीधा रुख करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम है इकट्ठा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे और एक तरह से चुनावी बिगुल को फूंकते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो रैली की तैयारियों को लेकर के अधिकारी और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं जुटे हुए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का भी अनुमान एक तरह से लगाया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।